हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपने वेक्टर्स के लेक्चर विच इज रिक्वायर्ड फॉर बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वेक्टर्स के लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल्ड होंगे, क्योंकि वेक्टर को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं पूरे फिजिक्स में, है ना। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ लेंगे कि एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, खत्म नहीं। बहुत सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है, मैं बोलूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में इंक्लूड हो जाएगी, लग जाएगी, और हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन फिजिक्स का फंस जाए सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वेक्टर की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए, वेक्टर का एक लेक्चर आपके सामने आ चुका होगा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है, हमने वेक्टर कितने टाइप के होते हैं ये जान लिया है, वेक्टर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो हमने जान लिया है, सब कुछ हमने जान लिया है। एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का, क्या उनको टेल से टेल जुड़े होना जरूरी है, ये सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं। उसकी डीपीपी भी, एक इंट्रोडक्टरी बहुत बेसिक सी डीपीपी भी आपके सामने आ चुकी होगी, उसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ गया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है फॉर योर नीट प्रिपरेशन। हम आपको यहाँ टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके साथ जुड़ी हुई डीपीपी जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है। और डाउनलोड कहाँ से करना है? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। उसका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, जिस दिन आपको डीपीपी मिलेगी उसके नेक्स्ट डे आपको डीपीपी का सोल्यूशन मिल जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, लाइव इंटरैक्टिव सेशन होंगे। आपको जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होगा वहां पर आपको वन शॉट रिवीजन कराया जाएगा, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाएंगे कि आप कहां स्टैंड करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखिए, जब भी आप वेक्टर एडिशन की बात करोगे, मैं यहां पे क्या करता हूं, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। मैं यहां पर एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, जरा बात कर लेता हूं आपसे कि हम ये जानते हैं कि जब हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, पेन बहुत मोटा हो गया है मुझे ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लिया जाए क्या? ठीक है। जब आप वेक्टर एडिशन की बात करेंगे, है ना, तो वहां पर दो तरीके हो सकते हैं। क्या? एक तो आप ज्योमेट्रिकल तरीका देख सकते हैं भाई, ज्योमेट्रिकल तरीका, ज्योमेट्रिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक है आपका एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, है ना, एनालिटिकल मेथड। एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और एक है एनालिटिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में आप क्या करते हो? ज्योमेट्रिकल मेथड में आप डायग्राम्स बनाते हो। क्या बनाते हो? डायग्राम्स बनाते हो। डायग्राम्स बना कर जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आप करते हो। मतलब अगर दो वेक्टर का एडिशन कराना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट करते हो। ठीक है ना। ये क्या है? आर इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। हमने इसका नाम दे दिया, सी वेक्टर भी हो सकता है, ऐसा नहीं, हमने नाम दे दिया है रिजल्टेंट। चली आ रही है प्रथा, तो चली आ रही है। ये क्या है भाई? रिजल्टेंट वेक्टर है। अब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करोगे तो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलनी है। अरे भैया, दो सेब में दो सेब जोड़ोगे तो चार ही सेब मिलेंगे ना, चार संतरे थोड़ी ना मिल जाएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो आपको होगी ना, कि भाई अगर एक किलो आटे में 1 किलो आटा जोड़ोगे तो 2 किलो आटा ही तो मिलेगा ना। अरे भाई, 2 किलो सोना थोड़ी ना मिल जाएगा। ये वो वाली मशीन थोड़ी नहीं है कि आलू डालोगे सोना निकलेगी, आलू डालोगे सोना निकलेगी, वो थोड़ी ना है। ठीक है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो वेक्टर एडिशन होने वाला है, वेक्टर एडिशन के लिए दो मेथड होगी, एक ज्योमेट्रिकल मेथड होगी और एक एनालिटिकल मेथड होगी। एनालिटिकल मेथड में आप यूज करोगे फॉर्मूलाज, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करोगे और फॉर्मूला से आंसर निकालोगे। आई मेरी बात समझ में? आंसर किसका? किसी चीज का, रिजल्टेंट निकालने के लिए। अच्छा, याद करो, मैंने आपको बोला था कि जब हमारे पास कोई क्वांटिटी होती है तो उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो वेक्टर बोलने के लिए किसी क्वांटिटी को रिक्वायर्ड है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, और साथ ही साथ वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन लॉ को क्या करे? फॉलो करे, ओबे करे। नहीं करेगी तो फिर वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको प्रेशर दिया था, करंट दिया था। ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे अपने वेक्टर एडिशन की, और साथ ही साथ एनालिटिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे अपने वेक्टर एडिशन की। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं एनालिटिकल मेथड डिस्कस करूंगा आपसे, दूसरी बार मैं आपको बता दूंगा सेम वैसा ही केस है, तो आपको कोई केस बदलने की जरूरत नहीं होगी। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं, चलो। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करेंगे हम सबसे पहले। कैसे? ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल मेथड, या इसको आप ग्राफिकल मेथड बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफिकल मेथड, ओहो, ग्राफिकल मेथड। क्या करेंगे हम? ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे।
चलो, तो इफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से सुनना, सिंपल बात है, अंग्रेजी समझेंगे और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब यहां पर आपको दो वेक्टर्स की जरूरत है क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो मैं एक वेक्टर बनाता हूं सटाक से, फटाक से और खटाक से। चलो, तो ये है आपका एक वेक्टर। अरे इतना पतला वेक्टर सर, इसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ, ठीक है। हाँ सर, यह है आपका एक वेक्टर ए वेक्टर और यह है आपका दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे बना दूं, बी वेक्टर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये है आपका ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब भाई आपका जो बी वेक्टर है उसका कुछ हॉरिजॉन्टल से एंगल है, मान लीजिए थीटा। दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर ए वेक्टर। ये ऐसी रैंडमली आपको गिवन है। अब उसने बोला है कि अगर आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है ग्राफिकल मेथड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। आप इसको इस तरीके से अरेंज करो कि एक ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से कैसे अरेंज किया जा सकता है, या तो आप इसको यहां लाकर जोड़ दो या तो आप इसे यहां लाकर जोड़ दो, तो वो ट्राइंगल की दो साइड बन जाएगी, हाँ कि ना। हाँ, अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से जोड़ना है कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो इसको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। या तो मैं इसको वेक्टर को उठा के यहां लाकर जोड़ दूं, या तो मैं वेक्टर उठाकर यहां लाकर जोड़ दूं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंट दे रहा है आपको। रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां फंस जाती है चीजें। टेकन इन सेम ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ये ऑर्डर क्या होता है सर, ऑर्डर वाला ऑर्डर है क्या, नहीं। तारीख पे तारीख वाला ऑर्डर है क्या, नहीं। यहां पर ये बोला गया है कि देखो, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, हाँ ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, हाँ कि ना। हाँ, तो अगर हमको इन दोनों को इस तरीके से जोड़ना है कि ये ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, है ना, तो हो सकता है कि ये यहां भी जुड़े, ये यहां भी जुड़े। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को यहां जोड़ देता हूं, इमेजिन करना, थोड़ा टाइम लेंगे हम इस चीज को समझने में, लेकिन हम हमेशा के डाउट अपने क्लियर कर लेंगे, है ना। एक वेक्टर मैंने ये रखा और दूसरे वेक्टर को मैंने ऐसे लाकर जोड़ दिया। कैसे लाकर जोड़ दिया भाई, इस तरीके से लाकर जोड़ दिया। ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। क्या ये दोनों ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। क्या ये दोनों ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में है, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में है सर। ये क्या मतलब होता है, देखो इसकी डायरेक्शन है ये, इसकी डायरेक्शन है ये ऑर्डर सेम कहाँ हुआ, डायरेक्शन तो सेम होना चाहिए ना। मतलब इस तरीके से आप इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ोगे कि ऑर्डर नहीं ब्रेक होना चाहिए। मतलब अगर आप इस ऑर्डर में चल रहे हो तो आप इसी डायरेक्शन में रहो, समझ रहे हो, कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप इसी डायरेक्शन में रहो। अभी क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो यहां सेम ऑर्डर नहीं होगा। दिस इज नॉट द सेम ऑर्डर, नॉट सेम ऑर्डर, ये ऑर्डर सेम नहीं है, ये बात याद रखना। तो ये तो गलत हो गया, आप इस तरीके से जोड़ नहीं सकते इस वेक्टर को। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है, देखो ये है आपका ए वेक्टर, ठीक। अब दूसरा वेक्टर में कैसे जोड़ूंगा, मैंने बी वेक्टर बना दिया। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो। ये है आपका बी वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अब आप देखो ऑर्डर की बात करते हैं। क्या ये दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या ये सेम ऑर्डर में है, बिल्कुल। एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, ऑर्डर सेम चल रहा है। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ऑर्डर सही चल रहा है। अरे डायरेक्शन तो वही है ना, देखो ना, ऐसा ये एकदम स्मूथ है। यहाँ स्मूथनेस नहीं थी, डायरेक्शन सेम नहीं थी, ऑर्डर सेम नहीं था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, सेम ऑर्डर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। अब आप यहां पर कर क्या रहे हो, ये ए वेक्टर में आपने क्या जोड़ दिया है, बी वेक्टर जोड़ दिया है। ए वेक्टर में आपने बी वेक्टर जोड़ दिया है, सही तरीके से जोड़ा है। तो हम इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर में आपने बी वेक्टर जोड़ दिया है। इस केस में ए वेक्टर में आपने बी वेक्टर जोड़ दिया है भैया, ठीक है ना। इस केस की बात कर रहा हूं, यहां मत समझ लें तो गलत हो गया, ऐसे नहीं जोड़ सकते आप, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप जैसे ही जोड़ोगे आपको एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय। रिजल्टेंट आप कैसे दोगे, ग्राफिकल मेथड में, बाय क्लोजिंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको ट्राइंगल कंप्लीट करना है। ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए आपको एक तीसरी लाइन चाहिए, तीसरा वेक्टर चाहिए जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन उसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, उस वेक्टर को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। दो तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं, या तो मैं इस वेक्टर को ऐसे जोड़ दूं,
या तो मैं इस वेक्टर को ऐसे जोड़ दूं, लो, या तो मैं इस वेक्टर को ऐसे जोड़, ओए कहाँ जा रहे हो बेटा तुम, या तो मैं इस वेक्टर को ऐसे जोड़ दूं। दो तरीके हैं हमारे पास, एक व्हाइट वाला वेक्टर और एक रेड वाला वेक्टर, दो तरीके हैं। देखो क्या बोलता है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। पहले आपका ऑर्डर ये चल रहा था, पहले आपका ऑर्डर ये चल रहा था, अगर आपने ऐसा ही ऑर्डर मेंटेन किया तो सेम ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन यहां तो बोला जा रहा है कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, रेड वाले का ऑर्डर अपोजिट है कि व्हाइट वाले का ऑर्डर अपोजिट है? ये चले सेम ऑर्डर, ये आके सेम ऑर्डर से बंद हो गया। अभी साइड आपकी जो व्हाइट वाला आपका वेक्टर है वो तो सेम ऑर्डर में है ना, जिस ऑर्डर में ए बी है उसी ऑर्डर में आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी आ गया। तो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, इट इज नॉट इन द सेम ऑर्डर। व्हाइट कलर से मैं लिख रहा हूं एरो बनाकर यहां पर, थर्ड साइड इज नॉट इन द सेम ऑर्डर, थर्ड साइड इज नॉट इन द सेम ऑर्डर, इज नॉट इन द सेम ऑर्डर, है ना? ठीक है, समझ में आई बात? ओके। अच्छा, अगर रेड वाले की हम बात करें तो रेड वाले की आप डायरेक्शन देखो, ए की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये, सेम ऑर्डर, लेकिन अब आप देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट हो गया। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अपोजिट ऑर्डर में हो गया। तो रेड वाला हम बोलेंगे कि ये क्लोजिंग साइड भी है ट्राइंगल की और अपोजिट ऑर्डर में भी है। ओके 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 ओके, तो हम इसको बोलेंगे कि थर्ड साइड इज इन सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, सॉरी, इज इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो फाइनल ट्राइंगल बनेगा, जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसमें जो फाइनल ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा ये वाला पिंक वाला, ये पिंक वाला और रेड वाला, उल्टी डायरेक्शन में। तो बनाऊं मैं? हाँ सर बिल्कुल बनाइए, आपको रोका है क्या किसी ने? तो चलो भाई, अब हम बनाते हैं हमारा फाइनल ट्राइंगल, हमारा फाइनल ट्राइंगल, ठीक है ना? दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, this is b vector and this is your resultant vector, this is your अरे 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 कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, this is your resultant vector, ठीक है ना? अब आप देखो, याद करने के लिए अपने अपने तरीके हो सकते हैं। कई लोग आप इस तरीके से याद करते हो कि जो पहला वेक्टर है उसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। आप वैसे भी याद कर सकते हो, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए, ऐसे भी याद कर लो। लेकिन बहुत इजी तरीका ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए जब आप दो वेक्टर को ऐड करोगे। उसको ऐड करने से जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, बट अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो इसका ऑर्डर ये, इसका ऑर्डर ये, इसका ऐसा होना चाहिए था लेकिन अपोजिट होगा, ठीक है ना? अरे मैंने उल्टा बना दिया, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, ठीक है ना? अपोजिट होना चाहिए ना, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये है एकदम परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, और आपने जब इनको जोड़ा तो आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला, है ना? ये दोनों जो हैं वो सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में है, देख सकते हो आप, ये और आप ये देखो ये अपोजिट ऑर्डर में, ये जो है वो अपोजिट ऑर्डर में। क्या ये तीनों ट्राइंगल की तीन साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम आंख बंद करके कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बता पाओगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बता पाओगे? अगर किसी ने बोला ये एंगल है, ये एंगल नहीं है, एंगल बाहर वाला होगा। क्यों? टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए भाई आपका वेक्टर, तब आप एंगल निकाल पाओगे। इस बी वेक्टर को आप पैरेलल इधर शिफ्ट करते थे और ये एंगल बताते थे। ये वाला एंगल कौन सा है? ये। तो दिस इज दी थीटा, ये वो थीटा है जो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। प्लीज इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा चलो भाई, तो यहां से हमको एक बहुत अच्छी बात पता चली कि दिस इज दी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर से, लेंथ ऑफ द वेक्टर से। अच्छा, वेक्टर में डायरेक्शन भी तो होती है, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन होगा यहां वाले वेक्टर से ये एंगल अल्फा, डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, एंगल अल्फा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। पक्का? हाँ सर पक्का। 100%? हाँ सर 100%। चलो एक और आपको एंगल दे, एक वेक्टर और देता हूँ आपको, उसको भी एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको ना 12th के एंड होते होते भी अगर मैं ट्रायंगल लॉ बनाकर दे दूँ, 2 वेक्टर बनाकर दे दूँ या मैं 3 वेक्टर बनाकर दे दूँ और पूछ लूँ कि भैया डायरेक्शन सही है, नहीं बता पाते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं फिर से आपको एक बार एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आप कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा। यहीं पर दे दूँ क्या, वो यहीं दे देता हूँ। चलिए, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ठीक है ना, और एक वेक्टर मैंने आपको दे दिया बी वेक्टर। इस तरीके से ये है आपका बी वेक्टर, ठीक है। चलो, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। फटाफट बताएंगे कि कैसे इसका वेक्टर एडिशन होगा। इसका एंगल थीटा है यहाँ से, ठीक है ना। चलो, वहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा है, ए वेक्टर से कितना है वो आप निकालना, ठीक है ना। चलो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमको इसको वेक्टर एडिशन करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, तो फटाफट क्या करना पड़ेगा, पहले तो ट्रायंगल की 2 साइड की तरह इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से कि ऑर्डर सेम रहे। तो एक का ऑर्डर ये है ना, बी वाले को मैं यहाँ तो नहीं जोड़ सकता क्योंकि ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऑर्डर सेम रखने के लिए मुझे हेड से, टेल से हेड को जोड़ना पड़ेगा, मतलब बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड से जोड़ना पड़ेगा। दिस इज बी वेक्टर, नहीं उल्टा हो गया ये, इसको उल्टा बनाना है हमको। बी वेक्टर ऐसा है ना, तो यहाँ पर हम टेल रखेंगे बी वेक्टर की और ए वेक्टर की हेड पर, ठीक है ना। ये है ए वेक्टर का हेड और उसके हेड पे बी वेक्टर का रख दिया हमने टेल। अब ये दोनों सेम ऑर्डर में है, देखो ऑर्डर सेम है ना, ये ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। अब हमको अगर तीसरी साइड, क्लोजिंग साइड बनानी है, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर को फॉलो करे। तो लो भैया, अपोजिट ऑर्डर हम फॉलो करवा देते हैं इसको सटाक से। ये लो, कैसा, इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, अगर इधर से इधर आएगा तो ऑर्डर सेम हो जाएगा, यहाँ से ऐसा जाना चाहिए। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पर आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। सीख गए आप क्या कर गए हैं, सीख गए। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। अंदर वाला होगा क्या, ये होगा क्या, नहीं, ये एंगल नहीं होगा, एंगल होगा ये थीटा, ठीक है ना। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा। पक्का? 100%? हाँ सर। और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की वो ये होगी। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर 100%। बहुत बढ़िया भाई। यहां पर हमने अपने ग्राफिकल मेथड को सीख लिया है। किसको सीख लिया है? ग्राफिकल मेथड को सीख लिया है। इसका बहुत बेसिक से क्वेश्चन होता है, करने की अभी जरूरत नहीं है, सीधे हम डीपीपी में करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है ना यार, कुछ भी नहीं है। पाइथागोरस लगाओ सब बन जाएगा। छोड़ो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। चलिए, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकालना है। देखिए यहां पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर की लेंथ नापकर, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, यहां पर आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एनालिटिकल मेथड पे चलें, किस पे चले, एनालिटिकल मेथड पे चले। यहां हमने क्या पढ़ा, मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं, हेडिंग यहां पर लगा देता हूं मैं, हेडिंग है ग्राफिकल मेथड। ये क्या है भाई, ग्राफिकल मेथड है, ठीक है ना। क्लियर है? अब हमको धीरे से मूव करना है कहां पर, एनालिटिकल मेथड पे। ग्राफिकल लिख देता हूं भाई, ग्राफिकल मेथड। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, पानी पी लूं क्या मैं उससे पहले, पानी पी लेते हैं, एक घूंट पानी। एक घूंट पानी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। चलिए, अब हमको करना है एनालिटिकल मेथड स्टार्ट। क्या स्टार्ट करना है हमें, एनालिटिकल मेथड। बोलो एनालिटिकल मेथड। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा एनालिटिकल मेथड अगर होगी तो कुछ भी नहीं है भैया, सीधे सीधे क्या बना दो आप, पहले तो ट्राइंगल बना दो। तो एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर ऐसा था, याद करिए, ठीक है। बी वेक्टर कैसा था भाई, बी वेक्टर कुछ ऐसा था। अरे बेटा
ए बेचे बड़े हेवी ड्राइवर हो तुम तो, है बड़े हेवी ड्राइवर हो तुम तो। ये यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में, ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कर दिया आपने, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड कर दिया, उससे आपको क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब यहाँ पूरा खेला होने वाला है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर थोड़े से कंस्ट्रक्शन हमें करने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगा, इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने ए मान लिया है, ठीक है ना। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने बी मान लिया है, ठीक है ना। ओके, हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एक्सटेंशन करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो जगह कहाँ बचेगी हमारे पास। मैं ये बोल देता हूँ ये हमारा बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर गिरा दी, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल ये वाला होगा क्या, कि ये वाला होगा सर, ये वाला एंगल होगा थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मुझे बताओ ये कितना होगा और ये कितना होगा। सर अगर मैं यहाँ पर अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज लगा दूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉस थीटा होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मुझे नहीं पता, बेस कितना है मुझे नहीं पता, ये बेस है ना, मुझे नहीं पता। हाइपोटेनियस कितना है सर, बी है ना। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, इसकी वैल्यू मैं एक्स मान लेता हूँ यार, है ना। बी बराबर हो जाएगा ना, काट दोगे आप फालतू, क्या मतलब है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी कॉस थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। यहाँ पर मैं पहले ही लिख देता हूँ, दिस इज बी कॉस थीटा। वैसे तो ये बहुत आसान चीज़ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई अगर आपको ये चीज़ दी गई है तो ये उसका कॉस होता है और ये उसका साइन होता है। अगर हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस का बेस ये होता है बी कॉस थीटा और हाइपोटेनियस का साइन ये होगा एच साइन थीटा। समझ जाना, है ना, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बेस आपको मिल गया, अब आपको ये परपेंडिकुलर चाहिए। कैसे मिलेगा, ये थीटा है, साइन थीटा लगा दें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, बी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी साइन थीटा आ गई है। क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? हाँ सर तैयार तो है, लेकिन थोड़ी जगह तो छोड़ो। ये कितना होगा, बी साइन थीटा, है ना। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बी साइन थीटा। ठीक है भाई। सर ये कर तो दिया लेकिन किया क्यों, कर तो दिया लेकिन किया क्यों। अच्छा ये एंगल कितना है भाई, डायरेक्शन है भैया, ये तो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की तो अल्फा हो जाएगा। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। मेरे को निकालनी है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको क्या ट्राइंगल दिख रहा है, एक मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं, ओ ओ पी क्यू। चलो ए दिया, कोई नाम दे दिया मैंने, ओ पी क्यू। दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं। अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये लेंथ चाहिए अगर मुझे, तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। अरे सर ओ क्यू का स्क्वायर, ये जैसे ही आपने हमें बताया, अब हम रुकेंगे नहीं, फटाफट करेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना, पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर लेकिन एक कैच ये है कि ओ पी को आप तोड़ कर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट को कोई दूसरा नाम दे दूँ, बोल दूँ भैया छोटू ए है, नहीं यार छोटू ए नहीं, ओ पी क्यू आर दे दूँ नाम, इसको आर दे दो, चलो दे दिया, कुछ भी दे दिया मन से। तो हम बोल सकते हैं कि ओ पी को आप लिख सकते हो सर ओ आर प्लस आर पी, है ना। ओके सर, इसका मैंने स्क्वायर किया प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ओ क्यू के होल स्क्वायर के बराबर। क्या ओ क्यू को मैं रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकता हूँ? अरे भैया लेंथ है ना, ओ क्यू क्या है, लेंथ है आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, तो ये मैग्नीट्यूड ही हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है ये। अरे हाँ कि ना, हाँ 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 सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ओ आर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए के बराबर, ठीक है सर ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस आर पी की वैल्यू किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के बराबर है। लिख दूँ आंख बंद करके सर, मैंने आंख बंद करके लिख दिया। चलिए प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये लो, बहुत बेसिक सी चीज़ है, करते चलेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर एक बहुत तेज खुजली चलेगी, बहुत तेज।
क्योंकि आपने क्या देख लिया, एक cos स्क्वायर थीटा देख लिया और एक sin स्क्वायर थीटा देख लिया। अब ये खुजली रुकेगी नहीं। आप बोलोगे सर इसको कॉमन ले लो, बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ले लो, 1 हो जाएगा। होगी कि नहीं, हुई कि नहीं? मुझे भी हुई, करूंगा मैं भी वही करूंगा, है ना। आपको भी हुई खुजली, मुझे भी हुई। तो मैंने फटाक से क्या किया, फटाक से, अरे कहाँ गया मेरा पेन, फटाक से मैंने लिया इसको कॉमन और मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर डाला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इतना आनंद आया मेरे मन में, मैंने बोला वाह यार, इसको मैं बनाऊंगा 1, इसको मैं बनाऊंगा 1। जैसे स्कूल की छुट्टी रहती है ना, जिस दिन आप सोच रहे हो कि आज स्कूल जाना है और आज जैसे ही गए वैसे ही पता चल गया कि अरे आज छुट्टी है स्कूल की, तो प्लान बनते हैं ना मन में कि आज तो ये करेंगे, आज तो वो करेंगे, आज तो मचा डालेंगे। वैसे ही बड़ा मजा आ रहा है मुझे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को मैंने कर दिया 1। वाह वाह, तो ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा ये हो गया। अब क्या, अब ये कि ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। लेकिन ये तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजती रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर तुम ये फॉर्मूला भूले तो वेक्टर मत पढ़ना, छोड़ देना वेक्टर। फिर अगर तुम ये वेक्टर भी अगर ये फॉर्मूला भी भूल गए तो वेक्टर पढ़ने का कोई सेंस निकलता नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके वेक्टर्स का। ठीक है, चलो, तो अभी तक आप जो ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे, ग्राफिकल मेथड में आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ नाप कर निकाल रहे थे, है ना। लेकिन अब हमने आपको बोला कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, सर जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पढ़े लिखे नहीं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, हम थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हम सीधे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और फॉर्मूले से ही क्या निकालेंगे, अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे। याद रखना, यहाँ पर जो थीटा मैंने आपको गिवन है, ये जो थीटा आपको दिया गया है, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होना चाहिए जिनको आप ऐड कर रहे हो। यहाँ गलती से अल्फा मत पुट कर देना कि अल्फा पेल दिए यहाँ पर आके, नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको थीटा रखना है, ठीक है ना। तो अल्फा कहाँ रखे सर, अल्फा भी तो दिख रहा है, हमको अल्फा भी कहीं ना कहीं रखवाओ सर, मजा नहीं आएगा। तो मैं कहा ठीक है, चलो उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है, मुझे बताओ पहले। हाँ सर, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। वाह, लेकिन सर मजा नहीं आया, पूरी बात बताओ, डायरेक्शन के बारे में कुछ बात करो कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। चलो देखते हैं, आओ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आइए इसके बारे में बात करेंगे हम, रुकेंगे नहीं, बात करते जाएंगे। आइए, ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, ऐसे ही कुछ था क्या, ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज योर अल्फा। ये क्या था, कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत हौच पौच हो गया है। दिस इज अरे यार सर, अरे यार सर, इसको यहाँ से हटाओ ना सर, डिस्टर्ब कर रही है वो, डिस्टर्ब कर रही है। तुमको कैसे पता कि बी वेक्टर कर रही है, बी वेक्टर कर रहा भी तो हो सकता है। ये है आपका बी वेक्टर। हाँ, अब बताओ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये जो परपेंडिकुलर था और ये जो बेस था, इसकी वैल्यू आपको पता थी, आपका थीटा था सर, ये था बी कॉस थीटा, ये था बी कॉस थीटा और ये था सर बी साइन थीटा। ओ, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब याद रहता है तुम लोगों को। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये अल्फा निकाल रहा है तो इसके लिए आप क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, टैन अल्फा निकालेंगे। टैन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बेस कितना है, बेस है आपका दिस प्लस दिस, अरे दिस प्लस दिस, ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। पक्का 100%? हाँ हाँ सर, और क्या, और क्या, यही चीज़ तो होती है जो होती है। तो मैंने कहा फिर इसको डालो किसमें, सोन पापड़ी के डब्बे में डाल दिया, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, फ्रॉम ए वेक्टर। क्लियर? अरे बहुत ज़्यादा क्लियर सर, बहुत ज़्यादा क्लियर, ठीक है। तो अब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल चुका है, मतलब आपको रिजल्टेंट का पूरा पूरा वेक्टर मिल चुका है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ, जो कि
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी कर रहा है। हमने कौन सा लॉ पढ़ा? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है। ठीक है, ओके, आर यू सेटिस्फाइड? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और काम की बात करते हैं। देखो पैरेललोग्राम लॉ आएगा, पैरेललोग्राम लॉ में भी यही सारी चीजें बात करनी होंगी, वापस डिराइव नहीं करेंगे, डेरिवेशन हमने यहां पर देख लिया है। आइए केसेस, केसेस म्हणजे सर जैसे आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमें सिखा दिया। फॉर्मूला क्या है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ओके, ये थीटा क्या है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, चलिए अब जरा स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केसेस की बात मैं दूसरे कलर से करूंगा। ठीक है ना, ये केस 1 है। केस 1 में अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो जाए, यानी कि ए वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और बी वेक्टर भी यही हो जाए, यानी कि पैरेलल हो जाए वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। अगर वेक्टर क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए तो क्या करोगे? तो cos 0 हो जाएगा 1। अरे भैया थीटा की वैल्यू 0 की, तो cos 0 हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ ab। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। बनाओ फिर, बन रहा है सर तो बनाओ ना, आप पीछे मत देखा करो सर। जिंदगी में सर एक बात याद रखो, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। ठीक है, समझ रहा हूं मैं सारी बातें आपकी। ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर को खा जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी बचेगा। यानी कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सम करके निकल आता है। इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सम करके निकल आता है। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना? हाँ सर, तो डालो इसको सोन पापड़ी के डब्बे में। ठीक है ना? अच्छा क्या आप ये बता सकते हो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है? हाँ सर, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने रिजल्टेंट निकाला है, एक्चुअल में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और वो कब होती है? जब थीटा 0 डिग्री हो। हाँ कि ना? हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम हो सकता है जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ोगे, तो वो कितना हो सकता है? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से समझो इस चीज को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ोगे? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। वाह क्या बात बोली सर, वाह सर क्या बात बोली। आगे बढ़े, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या बात बोली गई है? कहाँ गया पेन यार? हाँ, सेकंड केस में यह बात बोली गई कि भैया, सेकंड केस में यह बात बोली गई कि अगर आपका थीटा 180 डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वाह सर, थीटा जब 180 डिग्री हुआ तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। यानी कि cos थीटा अपने मिनिमम पर चला जाएगा। cos थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी। चलो फॉर्मूला रखो, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। ठीक है, माना मैंने। लेकिन यहाँ cos थीटा की वैल्यू -1 आ गई है। क्या आ गई है? -1 आ गई है। तो फॉर्मूला हल्का सा चेंज होगा और वो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा क्या? अरे हाँ 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 सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? लग रहा है? क्या है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अरे वाह यार सर, ये तो फेमिलियर चीज़ें आने लग गई हमारे पास। a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका रूट लगा दो। ये जो रूट है स्क्वायर को खा जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया आपका वो a माइनस बी आ गया। कब? a माइनस बी आ गया कब? a माइनस बी आ गया कब? जब आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो? 180 डिग्री हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर कैसे हो? एंटी पैरेलल हो। क्या हो? एंटी पैरेलल हो। वाह यार सर, सर यहां पर जैसे आपने मैक्सिमम वैल्यू बताई, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहीं पर रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू भी आई है? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि cos थीटा अपने मिनिमम वैल्यू पर चला गया है। अच्छा
अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो फटाक से लिखो ना इस चीज़ को। तो मैं लिख रहा हूँ कि आर वेक्टर यहाँ पर जो आपने निकाला है वो एक्चुअल में अपने मिनिमम मैग्नीट्यूड पर है, और वो कितना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर। अब देखो इसमें हो सकता है ए वेक्टर बड़ा हो मैग्नीट्यूड में कभी बी वेक्टर से, तो ये वैल्यू क्या आ जाए भाई, पॉजिटिव आए। हो सकता है कभी बी वेक्टर बड़ा हो ए वेक्टर से, तो ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी भाई, पॉजिटिव ही आनी है। इतना दिमाग हम अपने पास रखेंगे, सोच कर लगाएंगे आंसर भाई। ऐसा मत करना कि आंसर लगा दिया और माइनस लगा दिया मैग्नीट्यूड की वैल्यू में। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, यहां लिख देता हूं मैं, दिस वैल्यू कैन नेवर बिकम नेगेटिव, दिस वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम रिजल्टेंट वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात? अच्छा, एक थीटा आपने रख लिया 0 डिग्री, एक थीटा आपने रख लिया 180 डिग्री, बड़ी नाइंसाफी है। मैं कहा क्यों नाइंसाफी है भाई, 90 डिग्री को कौन पूछेगा, 90 डिग्री को भी तो पूछे ना कोई। अरे तो मैं कहा मैं पूछता हूं ना 90 डिग्री को। चलो तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 90 डिग्री। अरे सुनो 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 सुनो, एक कहानी सुनो, आओ थर्ड केस बना लिया हमने अपना। थर्ड केस में क्या हो रहा है, cos 90 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। cos 90 की वैल्यू 0 आ रही है। अब क्या होगा, अरे सर अब तो कुछ भी नहीं बचा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab सर 2ab, जल्दी जल्दी में आप सर कहीं खा मत जाना चीज़ें। cos 90, ठीक है ना। अच्छा cos 90 मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री है दो वेक्टर के बीच का, है ना, ऐसे है वेक्टर, ठीक है। ओके सर, cos 90 हुआ 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आने लगा वो आने लग गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos 90 0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। सही किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल सही किया, ठीक। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली, यहाँ से जो हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला, जरा उसके बारे में अब बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ही है, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। क्यों सर? जरा 2 स्लाइड देखेंगे पूरी ध्यान से। एक स्लाइड आप ये ध्यान से देखो, एक स्लाइड आप ये ध्यान से देखो। किसी भी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a प्लस बी के बराबर, मतलब a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसी रिजल्टेंट की, अगर आप दो वेक्टर को ऐड करो तो a वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब जब आप a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो दो चीजों के बीच में रहने वाला है, या तो वो ये हो सकता है मैक्सिमम, या तो वो हो सकता है ये मिनिमम। इनके बीच में ही वैल्यू हमेशा लाई करने वाली है। नहीं आई बात समझ में? कुछ नहीं समझ में आया सर, कुछ समझ नहीं आया सर, तभी मैंने बोला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, 4 वेक्टर, 4 वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड है उसका। ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, ठीक है ना। एक है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3, जिसका मैग्नीट्यूड है 3। एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, अरे यार बी क्या हो गया तुमको, बन क्यों नहीं रहे हो बेटा एक बार में। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, 3। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, वो क्लोजिंग साइड होगी ये और अपोजिट ऑर्डर में होगी। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 5 आएगा, ठीक है। ये आपको पता है। अरे यार 4 3 5, नहीं आई बात समझ में? नहीं आई सर। आपने सर सीधे सीधे क्यों कर दिया? आप हमको पहले इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो बताओ। चलो ठीक है, वैसा देख लेते हैं। ये आपका दूसरा वेक्टर हो गया बी, ये ए वेक्टर हुआ, ये आपका हुआ दूसरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, 3। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप इसको जोड़ो, अभी नहीं जोड़ो आपके ऊपर है। कितना एंगल दिया है मुझे नहीं पता, कितना भी एंगल दिया हो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि इन दोनों वेक्टर्स को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों वेक्टर्स को जब आप जोड़ोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा
जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि 4 + 3 7 हो सकता है मैक्सिमम। रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम 7 हो सकती है। अच्छा, मिनिमम कितनी हो सकती है, रिजल्टेंट वेक्टर की मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है मुझे बताओ। अब आप ये मत बोलना कि 3 - 4 आपने कर दिया तो वैल्यू आ गई -1, नहीं, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो वैल्यू क्या आएगी, 4 - 3 यानी कि 1। तो ये 7 यूनिट और ये 1 यूनिट, एक 7 यूनिट और एक 1 यूनिट, मतलब मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, इनके बीच में ही वैल्यूज लाई करेगी आपके रिजल्टेंट की, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब मैं आपको कोई भी दो वैल्यू दे दूं मैग्नीट्यूड की, रिजल्ट मतलब आपको कोई दो वेक्टर दूं, उनका मैग्नीट्यूड बता दूं और आपसे पूछूं कि बताओ भैया क्या इन वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ये हो सकता है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम निकाल कर देख लोगे। अगर वो मैक्सिमम से ऊपर चला जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर एक वेक्टर मैं आपको और देता हूं, एक वेक्टर मैं आपको और देता हूं, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है ए 8 और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स, है ना। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसको अगर आप ऐड करोगे और जो रिजल्टेंट निकलेगा क्या उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 15 हो सकता है, बताओ हो सकता है क्या। तो आपने बोला लेट मी चेक सर, मैं एक बार सोच लूं, मैंने कहा अच्छा बताओ। तो आपने बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना सर, वो पता है आपको कितनी हो सकती है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 8 + 6 = 14, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 14। और आप पूछ रहे हो कि क्या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चला गया। समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आएंगे, डीपीपी में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बनना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। और क्या क्या पढ़ना है हमें अभी, अब हमें देखना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी आप ध्यान दीजिए, यहां पर वेक्टर एडिशन दो ही वेक्टर्स का चल रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स था, यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है। पहले हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की और धीरे से चले जाएंगे एनालिटिकल मेथड की तरफ। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, चलो बाद में बताऊंगा, है ना, तब समझ में आएगा कि हमारे पास कितनी मेहनत हमारी बच गई है। देखिए अंग्रेजी पढ़ेंगे, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। वहां पर क्या था, दो जो वेक्टर थे वो आपको एक ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करने थे, मतलब ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करने चाहिए वो दो वेक्टर। यहां पर जो दो वेक्टर है वो एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अच्छा, एडजेसेंट साइड को, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट साइड को, एडजेसेंट मतलब जस्ट एक के बाद एक बाजू वाली। Then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram. Then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram. Parallelogram का क्या होगा, diagonal होना चाहिए, passing through the point of intersection of the two vectors. मतलब जो दो वेक्टर को adjacent जोड़कर आपने parallelogram की दो साइड बनाई थी, उसी common intersection से क्या निकलना चाहिए, diagonal निकलना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अब आप देखना मैं करने क्या वाला हूं। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा मक्खन की तरह। आ जाओ, यहां पर आपको गिवन है पहले तो एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं, दूसरा वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं बी वेक्टर, ये ऐसे मैंने आपको बी वेक्टर दे दिया। ठीक है ना, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से क्या है भाई, एंगल है थीटा, ऐसा आपको गिवन है। अच्छा, यहां पर अब आपको दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से जोड़ना है कि वो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे, पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, इनको जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा, इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन है उससे वो डायगोनल निकलना चाहिए। तो यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको कि जब हम ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे थे, जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारी एक वेक्टर की, एक ट्रायंगल की एक साइड को ऐसे वेक्टर बताता था। अरे हमारा जो वेक्टर था वो ट्रायंगल की एक साइड बनता था कि नहीं बनता था, और जो दूसरा वेक्टर था वो सेम ऑर्डर में आता था और कुछ इस तरीके से बी वेक्टर होता था। मतलब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हुआ करता था, सेम ऑर्डर में हम जाते थे, याद है। हाँ सर, यहां पर केस थोड़ा उल्टा होगा, यहां पर केस थोड़ा उल्टा होगा। क्या होगा सर, बताता हूं, आप भी बताता हूं, आप भी टिक करके देता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, ये एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर बी वेक्टर को आपको टेल से टेल जोड़ना है। कैसे जोड़ना है भाई, टेल से टेल जोड़ना है, ये देखो ऐसे टेल से टेल जोड़ना है। बात समझ में आई।
ठीक है ना। आपने इसको उठाया, पैरेलल शिफ्ट किया और आपने टेल से टेल जोड़ दिया। जैसे ही आपने टेल से टेल जोड़ा, आप जानते हो कि अब आप इस एंगल को थीटा बोल सकते हो। अब आप इस एंगल को थीटा बोल सकते हो। इतनी पढ़ाई लिखाई आपने अब कर ली, ठीक है ना। ओके ओके, तो अब आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कॉमन इंटरसेक्शन से आना चाहिए। मतलब ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड को। यहां पर जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इनके कॉमन इंटरसेक्शन से निकलना चाहिए, कॉमन इंटरसेक्शन से निकलना चाहिए। निकाल देंगे भाई, कॉमन इंटरसेक्शन से निकाल देते हैं। ये लो भैया, इनका कॉमन इंटरसेक्शन ये है, निकाल दिया हमने कॉमन इंटरसेक्शन से। हाँ सर, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अगर आप देखो तो पैरेललोग्राम बनते हुए दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा? अभी दिखा देंगे, अब भी दिखा देंगे, अब भी दिखा देंगे। अब दिखा? अरे अब दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर दिखा, हाँ सर दिखा, हाँ सर दिखा। अरे भैया लंबे हो जाओ बेटा, थोड़ा सा तुम थोड़ा सा लंबे हो जाओ। कैसे होगे? हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं तुमको लंबा। अरे चलो नहीं हो गया, मतलब नहीं मानोगे हैं? अरे नहीं मानोगे तो डिलीट ना कर देंगे तुमको, खुद मान लेंगे फिर से। ये लो, हाँ नहीं तो ज़्यादा इतना भाव थोड़ी ना झेला भैया हमने, साइंस वाले हैं हम यार, इतना थोड़ी ना झेलेंगे भाव किसी का। पिंकी का नहीं झेला, इनका झेलेंगे। हाँ आ गया, चलो भाई। तो यहां पर क्या हुआ, दो वेक्टर थे, दो वेक्टर का इंटरसेक्शन ये आया। इस इंटरसेक्शन से आपको निकलना, आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकलना चाहिए। ठीक है सर, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। क्या आपको ये एक पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। क्या आपको ये पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं दिख रहा? हाँ सर बिल्कुल सही। तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन से निकले, इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन इंटरसेक्शन से निकले, वही हमारा क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। ये क्या है भैया? कॉमन डायगोनल। क्या है भैया? कॉमन डायगोनल फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन, डायगोनल फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन, डायगोनल फ्रॉम कॉमन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? हाँ सर, बहुत आसान सी चीज थी, कुछ भी ऐसा खास इसमें नहीं था। अच्छा, अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो ये है डायरेक्शन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो ये नया रूल बनाने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये रूल जरा देखने में ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको क्या करना है भैया? सीधे टेल से टेल जोड़ना है, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर है, दो वेक्टर को टेल से टेल जोड़ो, इस तरीके से जोड़ो कि वो पैरेललोग्राम के दो साइड बन जाए। उनका जो टेल टू टेल कनेक्शन है, जो कॉमन इंटरसेक्शन है, वहां से आप डायगोनल निकाल दो, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल लॉ ही है, कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही दिख रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। अगर आप देखो तो आप इस बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इमेजिन करना, कर नहीं रहा मैं शिफ्ट, कंफ्यूज आ जाओगे नहीं तो। इस बी वेक्टर को आप शिफ्ट करके यहाँ नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो सर, अरे बिल्कुल ला सकते हो। जब आप बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आओगे, यहाँ पर लेकर आओगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा अपोजिट ऑर्डर का। हाँ कि ना? हाँ, तो वही है, ट्राइंगल लॉ ही है एक तरीके से, उसका एक्सटेंशन ही मान लीजिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर भी आपने ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा है और जोड़कर क्या निकाला है? रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं सर। अगर आप ग्राफिकल मेथड की बात करो तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ द डायगोनल से, लेंथ ऑफ द डायगोनल से निकलेगा। हाँ कि ना? हाँ सर। और अगर आप बात करोगे डायरेक्शन की, किसकी? अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन निकलेगा अल्फा एंगल नाप के, अल्फा एंगल नाप के। सिंपल? अरे बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। लेकिन याद रखिएगा यहां पर भी हम दो ही वेक्टर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत सिंपल था। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड, अब देखिए यहां पर जो डेरिवेशन है ना वो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, वही तरीका है, कुछ भी खास नहीं है। इसको फटाक से ड्रॉ करके मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए। ठीक है ना, ये है आपका ए वेक्टर
अब यहाँ पर टेल से टेल जोड़ के आप अपने बी वेक्टर की, मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट वेक्टर इनके कॉमन इंटरसेक्शन से निकलेगा। ओहो, कॉमन इंटरसेक्शन से निकलेगा, और वो क्या होगा भाई? ये है वो कॉमन इंटरसेक्शन। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही। ठीक है ना? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं? क्यों नहीं करना चाहेंगे सर? तो लो भाई, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। कहाँ गया आपका? ये लो भैया, ये एंड ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, हो गया, खत्म, बात खत्म हो गई। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये मैंने दूसरे तरीके से आपको दिखा दिया, ये मैंने आपको दूसरे तरीके से दिखा दिया। ये अल्फा है और ये पूरा एंगल थीटा है। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। इसका फॉर्मूला डेराइव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वैसे ही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वहाँ से हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना? वही केस बनेंगे। पहला केस आपका बनेगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपनी चरम पर होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको, उसमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है? सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस ये होगा कि आपके थीटा की वैल्यू आप मान लोगे कि 180 डिग्री है। जैसे ही आप 180 डिग्री मानोगे, आप ये बोलोगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और वो कितना होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नॉट एट ऑल नेगेटिव, नॉट एट ऑल नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं निकल कर आएगी, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली है। तीसरी चीज, जब आपका थीटा क्या हो जाएगा? जब आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे ही आपने थीटा 90 डिग्री किया, आपके रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये सारी चीजें आप देख चुके हो ना? हाँ सर, सब देख चुके हैं, बिल्कुल देख चुके हैं। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। इसका डेरिवेशन सेम वैसे का वैसा है जैसा मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बताया था। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन का भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं सटाक से। थोड़ा मोटा कर लेता हूं पेन। डायरेक्शन का फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल्स टू, क्या था भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, है ना? इसको आप क्या करोगे भाई? याद रखोगे। सर भूलता कुछ भी नहीं, उसे सब याद रहता है। इश्क करने वाला इसलिए बर्बाद रहता है। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने बात बता दी। यार ये जो चीज़ है ये ऐसे होती है क्या? नहीं भी होती है तो हमें क्या करना? हमें तो बस डब्बा बनाना है, किसका? सोन पापड़ी का। चलिए, ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी आपसे डायरेक्शन उल्टी भी पूछी जा सकती है। बोल देगा ये अल्फा है लेकिन हमको अल्फा नहीं चाहिए, हमको चाहिए बीटा। हमको क्या चाहिए? बीटा चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप अल्फा ही निकालना, अल्फा निकाल के आप बीटा भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मिलकर क्या बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा मिलकर क्या बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। तो आप आराम से निकाल सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। एक और फॉर्मूला फालतू याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने आपको ये बताया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे। दोनों में एक तो ग्राफिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है। मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ग्राफिकल मेथड दिखाई और एनालिटिकल मेथड दिखाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड दिखाई, और उसकी जो एनालिटिकल मेथड है वो सेम ही है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रायंगल लॉ का ही क्या है? एक्सटेंशन है। आप ये मान लो। आई बात समझ में? ओके, आगे बढ़े। हाँ, अब आ गया भाई पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप देखिए, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि ये दो वेक्टर्स के लिए। ठीक है? मतलब आप इसमें दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो वेक्टोरली। ठीक है? इफ अ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड्स ऑफ अ n-side polygon, then the result is given by the closing side or the nth side of the polygon taken in opposite order. अंग्रेजी में अगर आपको मैं समझाऊंगा तो हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? सीधे अपने काम पर चलेंगे, है ना? आओ, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कौन सी, इस कलर से बताता हूं। मेरा मन कर गया कि इस कलर को यूज किया जाए। मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है ना? एक वेक्टर आपके पास ये है। अरे बेटे बेटे, चलो, ये हो गया दूसरा वेक्टर, ये हो गया तीसरा वेक्टर, ये हो गया चौथा वेक्टर,
है ना। ऐसे 4 वेक्टर आपके पास है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये कैसे निकलेगा ज़रा इसके बारे में बात करेंगे। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठाकर लेकर जाएंगे, इस वेक्टर को मैं उठाकर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ से मैंने अपना वेक्टर बनाया वेक्टर ए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बी वेक्टर को क्या किया, पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर लिया। देखो ना, ये बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, तो बी वेक्टर ये मेरा कुछ इस तरीके का बन गया। ये मेरा सही टेढ़ा है कि बराबर, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर बन गया, ठीक है। फिर सी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लाया और मैंने सी वेक्टर बना दिया, ठीक है ना। सी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके लाया, ये मेरा सी वेक्टर बन गया। फिर उसके बाद डी वेक्टर, डी वेक्टर कैसा है मेरा, ऐसा है, इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके लाया, दिस इज माय डी वेक्टर, ये मेरा डी वेक्टर हो गया। क्लियर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये सेम ऑर्डर में है, क्या ये सेम ऑर्डर में है, देखो आप ऑर्डर क्या चल रहा है, ये ऑर्डर नहीं चल रहा है, ये देखो सेम ऑर्डर में तो है। हाँ सर, ये चारों के चारों वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर में ऐड किए गए। इसको आप क्या कर रहे हो भाई, एडिशन कर रहे हो ग्राफिकली, ठीक है ना। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। आप इसे क्या कर रहे हो भैया, सेम ऑर्डर में ऐड कर रहे हो। क्या किया है, सिर्फ पैरेलली शिफ्ट करके ऐड कर दिया है। यहां पर जो रिजल्टेंट आपको निकल कर दिखेगा, ये जो रिजल्टेंट है आपका, देखो रिजल्टेंट तो आने ही वाला है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है, ये आपको कैसे मिलेगा। आपको क्या करना है, इस पॉलीगन को क्लोज करना है, लेकिन सेम ऑर्डर में क्लोज नहीं करना, सेम ऑर्डर में क्लोज नहीं करना। अगर आपने एक एरो बनाकर इसको ऐसे क्लोज कर दिया तो गलत डायरेक्शन हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में भागना है, आपको अपोजिट ऑर्डर में जाना है, ठीक है। इस ऑर्डर में आपको जाकर क्लोज कर देना है अपने पॉलीगन को। ये दिस इज योर रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट। की बात समझ में आई या नहीं आई, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी जो लेंथ है वो आपको मैग्नीट्यूड देगी और इसका जो अल्फा है वो आपको डायरेक्शन दे देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे हाँ कि ना, हाँ सर समझ में आ गया है। तो हम ये समझ गए कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ भी नहीं रखा था, सिर्फ ये क्या है, कंफ्यूज आने का एक तरीका है। अगर आप इसको सेम ऑर्डर में क्लोज कर देते तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन गलत हो जाती। ये डायरेक्शन क्या है, एकदम सही है, पक्का 100%। हाँ सर 100%। चलिए भाई, तो दिस इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज योर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, चलिए अब कुछ नोट पॉइंट्स है, जरा नोट पॉइंट पर नजर डालिए कि रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। इसको हम दूसरी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्यों सर, अरे भाई अगर आपको दो वेक्टर दिए गए दो वेक्टर दिए गए, आप जानते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब हो सकता है, ये अगर जीरो हो रहा है, ये जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तभी तो ये जीरो हो सकता है। हाँ कि ना। तो यही चीज यहां पर नोट में दी गई है कि कभी भी दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी जीरो। अब देखो, तीन कोप्लेनर वेक्टर बनाते हैं, एक है वेक्टर ये, एक है वेक्टर ये, और एक है वेक्टर ये, एक है अरे 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 अरे, हाँ, और एक है वेक्टर ये, ठीक। अच्छा, एक है वेक्टर ये, एक है वेक्टर ये, और एक है इनका वेक्टर, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये, ध्यान से सुनना, ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। हाँ सर, तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि इन कोप्लेनर वेक्टर्स का, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आया ये, देखिएगा, मान लीजिए, बता रहा हूं मैं, हो सकता है ना कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसा आ जाए, ठीक है ना, और हो सकता है उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, अरे भाई इसका अगर मैग्नीट्यूड ए है, मान लीजिए अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, हो सकता है जो रिजल्टेंट वेक्टर निकले उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक। मान लीजिए जो तीसरा वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड भी ए था, तो हम बोल सकते हैं ना कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया,
और ये एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट थे और मैग्नीट्यूड सेम था, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, टोटल रिजल्टेंट जो आने वाला है वो 0 होने वाला है। हो सकता है, तो 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो सकता है। 3 कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। पक्का 100%? हाँ सर 100%। एक एग्जाम्पल है, कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकता है यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि 3 कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। और यहाँ पर देखिए कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूं, ध्यान से देखना, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट मैं निकालूं तो हो सकता है वो इसी की डायरेक्शन में यहाँ आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर्स एड अप हो जाएंगे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं होगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक ही प्लेन में अगर कोप्लेनर वेक्टर्स है, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्या यही पॉइंट बोला गया है? हाँ सर। रिजल्टेंट ऑफ मे और मे नॉट बी 0। थर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। देखो ये एक वेक्टर, ये मेरी उंगली, बीच वाली उंगली, अरे पकड़ जा, हाँ ये वाली उंगली, एक ये वेक्टर है, देखो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और ये एक तीसरा वेक्टर है, और ये एक तीसरा वेक्टर है। भाई आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। ये एक तीसरा वेक्टर है, ठीक है सर। ये देखो, ओके सर, ओके पकड़ लूँ, हाँ अब सही है। एक वेक्टर ये दिख रहा है, मैं पूछना चाहूँगा शुभम भाई, ये 3 वेक्टर दिख रहे हैं, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। चलिए परफेक्ट, अगर शुभम भाई को दिख रहे हैं तो आपको भी दिख रहे होंगे। शुभम नहीं, पवन भैया, गलत नाम बोल रहे हो। चलो, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या है भाई, अलग अलग हो सकता है प्लेन में हो, है ना। ये एक अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में, ठीक। ये एक प्लेन में है, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। सर ऐसा मत बोलो, अरे यार पकड़ लिया सर, हम नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। अब देखो, हो सकता है इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आए वो इसी प्लेन में आ जाए, यही बात समझ में। ये जो उंगली है, ध्यान से देखना, ये जो उंगली है और ये जो स्टिक है, हो सकता है इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो यहीं कहीं आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है ना, यहाँ आ जाए, ये देखो यहाँ आ जाए, ठीक। और ये तीसरा वेक्टर कहाँ है, ये तो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो कभी भी इनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा। यही चीज़ वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी 0, क्योंकि जो 2 वेक्टर एक प्लेन में है उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे प्लेन में नहीं आएगा, और अगर तीसरे प्लेन में नहीं आएगा तो वो 0 नहीं कर पाएगा तीसरे वेक्टर को। आई मेरी बात समझ में? इसलिए रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। पक्का 100%? हाँ सर 100%। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या पढ़ना है हमें जरा देखते हैं लाइन से। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं। क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। करके देखना पड़ेगा। ऐसे कैसे सुन ले सर आपकी बात हम, ऐसे कैसे आपकी बात सुन ले? तो चलो भाई करके देखते हैं। ए वेक्टर में अगर मैं बी वेक्टर ऐड करता हूँ, ए वेक्टर में अगर मैं बी वेक्टर ऐड करता हूँ तो ये होता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ कि ना। ये क्या है, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ओके। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर। उल्टा करके देखते हैं, पहले बी वेक्टर बनाते हैं भाई, है ना, पहले बी वेक्टर बनाते हैं। दिस इज योर बी वेक्टर, लो भाई ये हमने पहले बी वेक्टर बना दिया, फिर इसमें ऐड किया हमने ए वेक्टर, फिर हमने इसमें ए वेक्टर ऐड किया। देखो अब ये सेम सेंस है, आप ऐसे नहीं क्लोज कर सकते, अब रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा आपका। रिजल्टेंट ये गया, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बना। तो क्या अंतर है? पैरेलली तो शिफ्ट हो गया ये। अरे भाई ये वेक्टर पैरेलली तो शिफ्ट हो गया है, वैसे का वैसा ही तो है। हाँ सर वैसे का वैसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर जो है वो अभी भी क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर ही देगा। तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ओके। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये भी देख लेते हैं, कैसे देखेंगे? एसोसिएटिव, अरे अरे तो मैंने स्लाइड ऐड कर दी, स्लाइड ऐड नहीं करना सर, स्लाइड ऐड नहीं करना, उसी में बताओ, उसी में बताओ, उसी में बताइए सर, उसी में बताइए, कर देते हैं क्लियर, आ जाओ। हाँ एसोसिएटिव, अब जरा देखें,
देखो हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। आइए देखते हैं। ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, ठीक है, ये था सी वेक्टर, है ना, और ऐसे ही कुछ था हमारा डी वेक्टर, ऐसा मान लो, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा बना लेता हूँ। ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। कुछ मन से बनाया मैंने, है ना, मेरी मर्जी से मैंने बना लिया है, समझना है हमें तो बस। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट बना दूं, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, दिस इज योर रिजल्टेंट। चलो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है और वो रिजल्टेंट वेक्टर हमको दे रहा है, यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कैसे प्रूव करें, एसोसिएटिव लॉ हम कैसे लगाएं कि ए वेक्टर में हम पहले बी सी वेक्टर जोड़ेंगे। तो चलो पहले हम बी और सी वेक्टर जोड़ते हैं। बी वेक्टर में सी वेक्टर अगर मैं जोड़ता हूं, बी वेक्टर में अगर मैं सी वेक्टर जोड़ता हूं, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट। अरे हाँ कि ना, बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर करोगे तो ये आपको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर देगा। देखो दिस इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, हाँ कि ना, हाँ। और फिर आप उसमें ए वेक्टर प्लस ये जोड़ दो, क्या कर दो, ए वेक्टर प्लस ये जोड़ दो। अच्छा यहाँ पर सिर्फ 3 ही वेक्टर हैं, जो हमको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ए बी सी 3 ही वेक्टर के दिए गए हैं, तो हम फिर चौथा वेक्टर हटा देते हैं ना। जब हमको वहाँ पॉइंट्स में 3 ही वेक्टर दिए हैं, ए बी और सी, तो मैं डी वेक्टर लेकर करूँगा क्या, तो मैं इसको हटा दूँ? हाँ सर हटा दीजिए, कंफ्यूज करेगा हमें। चलो तो मैंने इसको डिलीट किया। रिजल्टेंट भी हम यहाँ पर घुमा देते हैं, आ जाओ। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका सर? रिजल्टेंट ये बनेगा, दिस इज योर रिजल्टेंट, है ना। ओके आ जाओ, इसको हल्का सा मिटा दो। चलिए तो मैं बोल रहा हूं ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आया, आपने बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ा तो ये उनका रिजल्टेंट आया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ओके। और ये क्या था भैया? ये पूरे पॉलीगन लॉ का आपका रिजल्टेंट था। अच्छा अब यहां पर बोला गया है कि आप इस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दो, मतलब ये लाल वाले वेक्टर में ये पिंक वाला वेक्टर जोड़ दो। लगा दो भैया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है सेम ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर में। देखो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे? पहले ए बी को जोड़ो और बाद में सी को जोड़ना। पहले ए बी को जोड़ो फिर बाद में सी को जोड़ना। चलो भाई मैं पहले ए और बी को जोड़ता हूँ, आओ ए और बी को मैं पहले जोड़ देता हूँ, थोड़ा पतला करता हूँ मैं इसको। चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैंने जैसे ही जोड़ा, क्या ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हुआ? अरे हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। आप इसको क्या बोलोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? हाँ। और इसमें क्या जोड़ दो अब आप? इसमें अब आप जोड़ दो सी वेक्टर, ठीक है। लो 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 भैया, इस वाइट वाले वेक्टर में मैं ये सी वेक्टर जोड़ रहा हूँ, इस वाइट वाले वेक्टर में मैं ये सी वेक्टर जोड़ रहा हूँ। क्या फिर वही रिजल्टेंट आ गया आपका? देखो रेड वाला, क्या फिर वही रिजल्टेंट आ गया आपका? वही वाला, हाँ हाँ। तो यही चीज तो बोली गई है कि पहले ए बी को जोड़ लो और फिर उसमें सी को जोड़ लो, या पहले आप बी सी को जोड़ लो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर लो और फिर उसमें ए वेक्टर जोड़ लो। रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, पक्का। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है, जो वेक्टर एडिशन है वो नेचर में कैसा है? एसोसिएटिव। नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल, एंगल बिटवीन देम इज जीरो। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, वो पैरेलल हो जाए, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है। और वो कितना हो जाता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थर्ड फोर्थ, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिमम कितना हो जाता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो भी लार्जर है उससे आप स्मॉलर को माइनस करोगे, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। क्यों आना है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये जो रिजल्ट है ये पॉजिटिव ही क्यों आना चाहिए। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर है उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं आ सकता, आपको समझा चुका हूं मैं, क्लियर है। नेक्स्ट इज इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अगर आपको उनको रिजल्टेंट जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तीसरे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो कोप्लेनर होगा, क्योंकि जो अनइक्वल वेक्टर है
उनका क्या हो सकता है भैया, जो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, थर्ड वेक्टर के इक्वल एंड अपोजिट आ जाएगा, तो कटकुटा के क्या हो जाएगा भाई, फाइनल रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। समझेंगे, क्वेश्चन आएगा तब सब समझेंगे, बस अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर करूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तो देख लिया हमने यहाँ पर ये कौन सा लॉ हमने कैसे समझा है इसको, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है भाई, ये एसोसिएटिव लॉ है जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये कैसा है भैया, कम्यूटेटिव है। ये क्या है भैया, कम्यूटेटिव है। क्या है ये, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ है। समझने की कोशिश की थी हमने ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट देयर बाइसेक्टर। मतलब अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, और बोला गया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्या है, एकदम बराबर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके एंगल बाइसेक्टर पर होगा। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल होगा θ/2 और ये एंगल भी कितना होगा, θ/2। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट देयर बाइसेक्टर, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर कोई वेक्टर बड़ा हो जाता है, मान लीजिए ए वेक्टर बड़ा हो जाता है बी वेक्टर से, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुक जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, है ना, दोनों वेक्टर को आपने ऐड किया, उसमें से एक वेक्टर बड़ा है, मान लीजिए ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर से, तो जो रिजल्टेंट आपका आएगा ना वो ए वेक्टर की तरफ झुका हुआ आएगा। जब हम यहाँ पर वो पढ़ेंगे ना रिलेटिव वेलोसिटी, रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तब ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। रेनमैन प्रॉब्लम जब पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत काम आएगा वेक्टर्स में, आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें। क्या बोला मैंने कि अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो लाइन मैंने लंबी बनाई है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ आएगा, रिजल्टेंट ए वेक्टर की तरफ झुका हुआ आएगा, यानी बड़े वेक्टर की तरफ झुका हुआ आएगा। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर विल इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ बिगेस्ट मैग्नीट्यूड, या बिगर मैग्नीट्यूड बोलेंगे, बिगेस्ट नहीं बोलना चाहिए, आप बिगर बोलना चाहिए, अंग्रेजी है कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, अंग्रेजी ठीक है, समझ गया, मन की बातें कनेक्ट होनी चाहिए। चलो भाई, तो ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया है इफ टू वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, दैट इज ए, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अच्छा, तो फिर क्या होगा, आइए जरा देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, सॉरी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी ए, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं। √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, मान लीजिए इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a² प्लस ट्वाइस ऑफ a² cos थीटा, इसको हमने डाला रूट के अंदर, इज इक्वल्स टू, ये 2a² हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा हो गया, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो √2a², अब मुझे बताइए 1 प्लस cos थीटा के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, सर मजा नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री मत पूछा करो सर, मत पूछा करो। मुझे पता है कि जो 1 प्लस cos थीटा है, जो 1 प्लस cos थीटा है वो 2 टाइम्स ऑफ cos² θ/2 के बराबर है। अरे याद आया कि नहीं याद आया, कुछ नहीं सर, कुछ याद नहीं आया, कुछ याद नहीं है, नहीं याद आया तो ये आइडेंटिटी आकर देखो, आइडेंटिटी मतलब ये फॉर्मूला जाकर देखो, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos² θ/2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ cos² θ/2, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ a², रूट के बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a इंटू cos θ/2 बनकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो, अगर दो वेक्टर आपके पास है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो आप यहाँ पर ए की जगह मैग्नीट्यूड पुट करो, ए की जगह मैग्नीट्यूड पुट करो, 2 टाइम्स ऑफ cos θ/2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे आपका क्या निकल आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। आ जाओ,
हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये टेढ़ा क्यों हो जाता है बेटा? बेटा हाँ अब सही है। अच्छा, तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि दो वेक्टर हैं आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाई 2। तो हमने निकाल लिया, हाँ सही बात है। रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाई 2 से। आगे की बात करेंगे, क्या बात की गई है? अब एक स्पेशल केस बोला गया है कि अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाए तो cos 120 बाई 2 कितना हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा? a ही आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही आ जाएगा जो इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि अगर एक वेक्टर है a वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड अगर a है, एक वेक्टर है b वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? a है। ठीक है ना? और बाय चांस उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? a ही आएगा, यानी कि इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये स्पेशल केस है। और जो निकाला गया है जनरलाइज केस वो क्या है भैया? a रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाई 2। 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाई 2। इसको सोन पापड़ी के डब्बे में पैक कर लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, पक्का। इसका स्पेशल केस ये बना है कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 120 डिग्री कर दूं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री कर दूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर, इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। या उल्टे तरीके से अगर देखें, इफ द एंगल बिटवीन द 2 यूनिट वेक्टर इज 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट इज अनदर यूनिट वेक्टर। तो ठीक है ना, अगर 2 यूनिट वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अरे आप खुद देखो ना, 2 वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं होगा? और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे नहीं आई बात समझ में? नहीं सर नहीं आई। देखो ये बोलना चाह रहा है, वो कहाँ गया? वो ये बोलना चाह रहा है कि एक वेक्टर है आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, एक a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, एक b वेक्टर है जिसका भी मैग्नीट्यूड है 1। ये दोनों क्या है भाई? यूनिट वेक्टर है ना। और ये बोला गया है कि अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ a cos थीटा बाय 2। समझे कि नहीं समझे? अब देखो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड कितना है? 1, cos 120 बाई 2 cos थीटा इज cos 60 इज 1/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का 1 आ गया। तो अगर 2 यूनिट वेक्टर है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर उल्टा बोले क्या बोले भैया? अरे कहाँ गया? उल्टा बोले कि रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अनदर यूनिट वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। यानी कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का कहाँ गया यार? कहाँ गया रिजल्टेंट? कहाँ गया रिजल्टेंट? हाँ, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो पक्की बात होगी कि उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। आप चाहो तो उसको इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अरे यहाँ 1 रखना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos 120 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। समझ रहे हो कि नहीं? 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। करके देख लेना, बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ी भारी चीज़ है नहीं। चलिए आगे बढ़े। ओके, आगे कहाँ बढ़ेंगे भाई? यहीं इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। ये दूसरा लेक्चर आपके सामने वेक्टर्स का आएगा, जिसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर समझ लिया है। इसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लिया ग्राफिकली एनालिटिकली, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ लिया ग्राफिकली एनालिटिकली, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हमने समझ लिया है। ठीक है ना, सब कुछ हम समझ चुके हैं। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे किसमें मिल जाएंगे भाई? डीपीपी मिल जाएंगे। डीपीपी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एकदम तोड़ू तरीके से। आई मेरी बात समझ में? चलिए, तो
हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने की रही है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बस बदले में हम भी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे चाहते हैं। वो प्यार और सपोर्ट आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, है ना। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपको और भी नई चीज़ें लाकर देते रहेंगे। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।